अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हफ्ते का पहला रोज़ है और उम्मीद करते हैं कि जनाब आपका पिछला हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरा होगा, बल्कि आपका वीकेंड भी बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ये जो वीक है इसको मनाने के हवाले से, इसके आगाज़ के हवाले से आपने ज़रूर कोई ना कोई गोल सेट किया होगा कि इस हफ्ते आपने क्या चीज़ें जो है ना वो करनी है या उसके लिए मेहनत कितनी आपको चाहिए। लेकिन आज कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंट्रो में नहीं हम पढ़ेंगे या कह लें कि बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सी आम सी चीज़ें जिनको आज हमने डिस्कस करना है अपने इंट्रो में। हमने ये एक बात अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बार सुनी है कि जनाब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बल्कि बचपन में इस मौजू पर हम सब ने कई मज़ामीन लिखे होंगे और हमारे असातिज़ा से उस पर हमने बहुत सारी गुफ्तगू भी की होगी। मगर अहम बात यह है कि क्या हमने हकीकत में समझा भी है कि इसका मतलब क्या होता है, कि आखिर हमारी सेहत पर जो इतने बड़े बड़े दानिश्वर हैं वो इतना ज़ोर क्यों देते हैं। इसकी बड़ी ही जायज़ वजूहात है और वो इस तरह से हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं रह पाते अगर हमारी सेहत ख़राब होती है। और आम तौर पर हमारी सेहत की ख़राबी की वजह भी हमारी अपनी कोताहियाँ ही होती हैं, जिनको हम इस मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से ना नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और फिर हमें अचानक मालूम पड़ता है कि जनाब मामला गड़बड़ हो चुका है। और हमें एक बात बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारी जो सेहत है वो हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि सेहत के मामले पर कोताही बरतने का बराह रास्त मतलब अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से ना लेना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि जनाब कि अपनी सेहत का ख्याल रखना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने बना दिया। और अगर हम चाहें तो मामूली सी चीज़ों को गौर करके ना उनके ऊपर अपनी तंदुरुस्ती को हम बहाल रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो काफ़ी हद तक हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। जैसे कि इस ठंड के मौसम में आपने अपने आप को अच्छे से ढांप कर रखना है। मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए लेकिन बाहर बहुत सर्दी है, तो अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको बहुत सर्दी लगती है वो तो अपनी लेयरिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उन्होंने वार्मर्स का इस्तेमाल करना है, उन्होंने लेयरिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि इस ठंड से बच सकें। तो मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से ढांप कर रखा है। भाई सेहत होगी तो शो भी तो तभी करेंगे ना जब सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा ये, आपको पता है पिछले दिनों आलूदगी कितनी ज़्यादा हुई थी। उस आलूदगी से बचने के लिए और ख़ास तौर पर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता है गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, उसके बचने के लिए भी आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो जो आलूदगी है आपको लंग्स इन्फेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के हवाले से ज़रूर आप इसके ऊपर गौर ज़रूर करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि खाने पीने के शौकीन जो अफराद हैं ना खा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है या रियलाइजेशन होती है कि जनाब अब हमने बहुत सारा खा लिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमने वेट भी गेन कर लिया। और ख़ासतौर पर विंटर्स में हम लोग क्योंकि एहतियात नहीं बरतते हैं और हमें लगता है कि सर्दियों में सब कुछ हम खा सकते हैं, और जिसकी वजह से सडन हमारा वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो इतनी जल्दी बढ़ता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और फिर हम जो है ना कह लें कि टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो ये सडन वेट गेन जो है इससे किस तरह हमने बचना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्दियों में हमें किस तरह की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। और ख़ास तौर पर आपको पता है सर्दियों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल होता है, तो क्या ड्राई फ्रूट से भी वज़न ज़्यादा होता है या नहीं होता, तो इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। जुनैरा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैरा सर्दियाँ हैं, अब जैसे एक तो हम लोग कपड़े मोटे पहनते हैं उसकी वजह से भी मोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीज़न जाता है और लेयरिंग ख़त्म होती है ना, तो तब हमें पता चलता है कि हमने कितना वजन गेन किया हुआ है, फैट गेन किया हुआ है, चर्बी चढ़ गई है हमारे ऊपर, मोटे हो गए हैं हम। तो ये जो सडन वेट है ये क्यों नहीं हमें नज़र आता सर्दियों में और हम खाए जाते हैं बस? अच्छा मुनीबा, सर्दियों का एक तो हमारा ट्रेंड बहुत अच्छा होता है, बड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा होता है कि जी मीठा खाना है, गाजर के हलवे, और वो
क्रेविंग होती है Cravings बहुत ज्यादा, और पता दूसरी नहीं बात क्यों। ये है कि हमारे इवेंट्स भी, हमारी शादियां भी winters सर्दियों, में होती हाँ, हैं। सर्दियों में तो होती है। उसमें हम लोग खा रहे होते हैं, मंचिंग हो रही होती है True. बार बार, शुगर की क्रेविंग्स हो रही होती हैं या हलवे हो रहे होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं बार बार। तो फ्रिक्वेंटली जो हम मील्स ले रहे होते हैं उससे हमें फील तो नहीं हो रहा होता वही बात कि हमने हाँ, लेयर की हाँ, हुई होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं तो हमें फील होता है कि यार अब तो फैट आ गया, चलो गर्मियों में हम डाइट कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि सर्दियों में भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमने उसको कंपनसेट भी करना है। अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं तो हमें उसको बर्न भी करना है, तो जब हम बर्न करेंगे तो हम इतना गेन भी नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए सर्दियों में हमें ये जो मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग क्यों होती है? एक तो मौसम ऐसा होता है, अच्छा। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि ठंड है और बार बार जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास पड़े हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, फिर मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, फिर चाय का या कॉफ़ी का बार बार इस्तेमाल, तो उसके साथ भी हमने कोई ना कोई स्नैक ऑप्शन रखनी होती है कि जी नट्स ले लें या मीठा ले लें। तो वो एक सीज़न ही ऐसा होता है, एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जी विंटर्स आ गए हैं तो हर जगह पे खाने पीने की जो है वो चीज़ें, तो हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली हमें अफेक्ट कर रहा होता है इन चीज़ों के लिए, इस वजह से हमें बार बार खाने की तो ये जो ड्राई फ्रूट्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर इन 2-3 महीनों में, अब तो मेरे ख्याल से 2 महीने ही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, बिल्कुल। तो क्या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से भी हमारा वेट गेन होता है? बिल्कुल, एक हर चीज़ की ना एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। अगर अच्छा। आपने ड्राई फ्रूट्स लेने भी हैं तो हम कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स इन अ डे बहुत है, लेकिन अगर बार बार हम मंचिंग करें तो इट मीन्स कि वो भी हमें अफेक्ट करेगा। अच्छा। तो जब हम एक चीज़ पोर्शन में लेंगे तो हमें कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर लेना भी है तो हैंडफुल ऑफ नट्स आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, आप अपनी कैलोरी से हट रहे हैं या अपनी डेली की कैलोरी से ज़्यादा आप इनटेक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो चीज़ें आपको तो इसमें क्या क्या होने चाहिए ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स के अंदर जो हम लोग डेली रूटीन में इनटेक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी एक चाहिए? फेस्ट होनी चाहिए आपके पास नट्स की, उसमें आलमंड्स वॉलनट्स होंगे, इसके अलावा जो मेवे होते हैं वो आप ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पिस्ता, कैशू नट्स, तो वो आपने एक मिक्स करके एक हैंडफुल ऑफ नट्स दैट वुड बी इनफ हर एज ग्रुप के लिए आप ले सकते हैं। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप क्रश्ड नट्स की फॉर्म में योगर्ट में ऐड करके या किसी भी स्मूदी वगैरह में ऐड करके दे सकते हैं। अच्छा, क्या जो ये मूंगफली खा रहे होते हैं हम लोग, पीनट्स खा रहे होते हैं, क्या वो भी ड्राई नट्स में आते हैं? क्योंकि वो तो हम रात को बैठे बैठे सारी खा जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ही हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो भी क्या हैंडफुल ऑफ नट वो मिक्स करके वही खाना है या उसके अंदर ही जितनी मर्जी खा सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, ज्यादती देखिए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ है, क्योंकि उसको हम उसके अंदर लेकर ही आते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एक अलग से स्नैक है जो हमने रात को रजाई में बैठ के और साथ साथ कोई मूवी देख रही होनी है, सारे घर वालों ने बैठ के गॉसिप कर रहे होने और साथ में हम लोगों ने जो है ना पीनट्स खा रहे होने। जो रात वाली स्नैकिंग है ना, ये बेसिकली आपका काम खराब करती है। आपने लेना भी है तो 1 से 2 स्नैक्स ऑप्शन अपने दिन में रखें, ना कि रात में रखें। रात को 10 बजे से पहले पहले आप अपने सारे हर चीज़ से फ्री हो जाएं। तो कोशिश करें कि जब भी आपने बेड टाइम पे जाना है तो 1 घंटा पहले आप वॉक करके या आप एक्सरसाइज वगैरह करके फिर आप जाएं, ताकि आपने जितनी कैलोरीज ली हैं उनको आप बर्न कर लें। उनको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया ना। अब ये बताएं कि हमने ठीक है, हमें क्रेविंग्स भी हो रही है, हमने अपनी वो एपेटाइट को फुलफिल भी करना है, कंट्रोल भी करना है, तो ऐसी क्या डाइट हो सकती है हमारी इन विंटर्स कि हम अपनी क्रेविंग्स को भी फुलफिल कर ले लेकिन हमारा वेट भी गेन ना हो? जब भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन का पोर्शन अच्छा रखते हैं ना तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती। अच्छा। प्रोटीन में क्या आ जाता है हमारे पास, अंडे, चिकन, मटन, बीफ। जब इन चीज़ों की क्वांटिटी अच्छी होगी, हेल्दी फैट्स होंगे, तो हमें बार बार मंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसके साथ ही साथ आप दिन में अपने 1 से 2 स्नैक्स की ऑप्शन रख लें, जिसमें आप 1 से 2 फ्रूट्स ऐड कर लें और एक आप जो है स्नैक ऑप्शन में अपने ड्राई फ्रूट्स रख लें, जो कि आप ईजीली एक हैंडफुल ऑफ नट्स या एक छोटा सा बाउल उसके अंदर आप लेके उसको आप मतलब आपकी क्रेविंग्स भी फुलफिल हो गई और आपका एक पोर्शन भी सेट हो गया डेली रूटीन में कि आपने इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब आप ये प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल, अंडों का आप नाश्ते में अंडे, तो सर्दियों का सीज़न है, गर्मी में इशू होता है लोगों को एग लेते हुए कि हमें तंग करता है या कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, तो विंटर्स में आप जो है वो एग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। बल्कि नाश्ते के अलावा भी अगर आपने प्रोटीन पूरी करनी है तो आप दिन में भी बॉयल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कबाब है, शामी कबाब, विंटर्स का मौसम ही ऐसा है कि हमें दिल करता है कि कोई फ्राइड आइटम्स भी हो, तो आप उसको शैलो फ्राई करके या एयर फ्रायर करके आप ये चीज़ों को ले सकते हैं, ताकि आप फुलफिल रहें, बार बार मीठे की क्रेविंग्स ना हो आपको। अच्छा, और अगर इन केस अगर मीठे की आपको क्रेविंग हो रही है
तो हम क्या ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिससे हमारा वेट गेन ना हो? अच्छा, नट्स की फॉर्म में पंजीरी बनती है, आपको पता है जी, विंटर्स जी, में, हाँ। तो हम वो ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे पेशेंट डायबिटिक हैं तो वो उसमें शुगर ना ऐड करें, स्टेविया वगैरह ऐड कर लें। लेकिन अगर हम नॉर्मल है, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो वो जो है वो पंजीरी के 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं इजीली, देसी घी में बना के या किसी अच्छे ऑयल में बना के, हाँ। तो वो ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है मीठे की क्रेविंग्स के लिए। और अच्छा। अगर गाजर का हलवा भी, आपको पता है ये सीज़न ऐसा है, तो अगर वो भी लेना है तो बिल्कुल छोटी से एक पोर्शन में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए मैं रिकमेंड करी कि वो भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गजरेला है या गाजर का हलवा है, तो थोड़ा बहुत आप एक एतदाल में रहते हुए, बैलेंस्ड में रहते हुए अपनी मीठे की क्रेविंग्स को भी फुलफिल करें। मिठास को ज़िंदगी से निकालना ऐसे ही है, वो नहीं निकाल सकते भी नहीं है, शुगर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बट हाँ, देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर कि आप स्टेविया का यूज़ कर लें, कैंडल का यूज़ कर लें, इफ़ इट इज़ सेफ फॉर योर हेल्थ या आपको सूट कर रहा है तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, शुगर क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी आप डेट्स का इस्तेमाल कर लें या फिग का इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल। क्या वो भी अच्छी है हमारे लिए? बिल्कुल। बजाय इसके कि आप वाइट शुगर की तरफ जाएं या कोई और मीठी चीज़ लें, तो आप 2 से 3 खजूरें और इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स में ही ऐड करते हुए। तो वो ये है कि आपकी क्रेविंग्स फुलफिल हो जाएंगी। बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है। और क्या डेली रूटीन में इसको इनटेक कर सकते हैं? ले सकते हैं डेली बेसिस पे। आप नाश्ते में भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3, या आप किसी स्नैक ऑप्शन के साथ भी रख सकते हैं, फ्रूट के साथ रख सकते हैं। डेट्स या फ्रूट सैलेड बाउल में आप डेट्स को क्रश करके या छोटा छोटा करके उसको ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू फुलफिल योर मीठे की क्रेविंग्स। ठीक है, तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को अपनी डाइट में ऐड रखना है, इग्नोर नहीं करना, लेकिन एक एतदाल में रहकर करना है। अच्छा, ये डेट्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं? अच्छा, डेट्स आयरन रिच है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें बाकी चीज़ों से फुलफिल नहीं हो रहे होते। मल्टी वाइटामिन इसको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके बालों के लिए, स्किन के लिए। ठीक है, तो इसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको आप देखें कि इसको हम शेक्स वगैरह में भी यूज़ करके ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेन वेट। ठीक है, अच्छा, अगर आपने वेट गेन करना है तो आप किसी अपने फ्रूट जो है ना शेक में के अंदर बिल्कुल डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट गेन के लिए बहुत अच्छा वेट गेन कराती है? बिल्कुल करवाती है। तो फिर जिन्होंने वेट कंट्रोल करना है वो खाएं या ना खाएं? उनके लिए सिर्फ 2 से 3 पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वेट गेन करना है तो आपने किसी ना किसी अपने स्मूदी के साथ या किसी ना किसी आपने शेक के साथ ऐड क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी। क्वांटिटी उसको किसी चीज़ के साथ आपने ऐड ऑन करना है ताकि वो आपका वेट पुट ऑन करवाए। लाइक किसी भी जैसे बनाना के साथ हम ऐड ऑन करवा देते हैं या किसी स्मूदी के साथ या योगर्ट बाउल में ऐड करके, तो वो वेट गेन के लिए बहुत अच्छा रोल। अच्छा, फिग्स कहते हैं कि आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है, और अगर फाइबर और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। फिग को तो ये भी कहा जाता है कि आप रात को भिगो के रखें और सुबह जब आप निहार मुँह लेते हैं तो क्योंकि फाइबर रिच है, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। आयरन रिच है, जिन लोगों को ब्लड डेफिशिएंसी का इशू है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो बिल्कुल ले सकते हैं उसको। ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं और रात को भिगो के रखें और अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब भिगोना, सोक करना वो ज़रूरी है? कंपल्सरी नहीं है, बट ये है कि जिन लोगों को गट हेल्थ का इशू होता है उनको कहते हैं कि रात को भिगो वो भिगो के खाएं, रात को भिगो के मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो के। और अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो वैसे ही भिगो लें। ठीक है, बस भिगो लें। उस वाटर को भी आपने इंटेक करना है। वो पानी भी पीना है? वो पानी भी पीना है। अच्छा, जिनको गट का प्रॉब्लम है, हेल्थ तो वो ये टोटका कर सकते हैं जो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम बात कर रहे थे कि सडन वेट गेन हो जाता है विंटर्स में, उसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह की हमारी डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ब्लॉगर्स के हवाले से, व्लॉगर्स के हवाले से। ख़ास तौर पर आपको पता है सोशल मीडिया पर आजकल ये ट्रेंड में है कि आप इन्फ्लुएंसर आराम से बन सकते हैं, आप व्लॉगर आराम से बन सकते हैं। आप जनाब फ़ोन उठाएं और आप बोलना शुरू कर दें, बट उसके भी कह लें कि कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि आप किसी की लाइफ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए और वो भी चीज़ें
चीज़ें बतानी चाहिए कि जो हमारे मुआशरती कह लें कि ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ खेले मत सबसे पहले तो, और ख़ास तौर पर जो घर में ख़वातीन या बच्चियां बैठी होती हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं कि अगर हम किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें, बहुत से एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराए जाते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। सब नहीं कराते हैं बट बहुत से लोग कराते हैं, आजकल ये ट्रेंड भी बहुत है। तो इसकी वजह से आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। हमें लगता है कि शायद हम खूबसूरत नहीं हैं या हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे मुआशरे में किस तरह प्रेवलेंस पाता जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अक़दस वहीद, प्रोफेसर अक़दस वहीद मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं। उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर अक़दस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अक़दस, ये जो आजकल चल रहा है कि जी ख़ासतौर पर यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें कि वो फैसिनेट करते हैं जो उनको नज़र आ रहा होता है, ख़ासतौर पर ओवर द टॉप मैं कहूँगी कि उन्हें नहीं पता कि पीछे इसके क्या है। तो जो सोशल मीडिया पे उन्हें हर चीज़ नज़र आ रही होती है, उनको लगता है कि वो ही ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको किस तरह हम कर्टेल कर सकते हैं? देखें, अभी आपने ब्यूटी ब्लॉगर्स का जो हवाला दिया है, मैं इसी बारे में बहुत ज़्यादा जब मैं देखती हूँ कि यंग गर्ल्स जो हैं स्पेशली इनको फॉलो कर रही होती हैं, इवन हाउस वाइफ्स भी इनको फॉलो कर रही होती हैं, और जब आप इन ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखते हैं आपको ये नहीं पता होता कि दिस इज़ इंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड, और वो आपको बताते भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस दे आर यूजिंग फिल्टर्स, दे आर शोइंग यू कि दे आर वेरी ग्लास स्किन, बिग आईज, बड़ा एक आपका चिजर सा फेस है, आपके फीचर्स ठीक है, आपके फीचर्स ऐसे हैं, लेकिन द व्यूअर्स दे डोंट नो कि व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। फिर जो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बल्कि मुनीबा मैं आपको बताऊं कि हमने इस पे रिसेंटली एक रिसर्च भी की है कि इन ब्यूटी ब्लॉगर्स का क्या रोल होता है जो यंगस्टर्स हैं या जो फीमेल्स हैं उनकी सेल्फ इस्टीम में। और जब हमने रिसर्च की तो हम डिफरेंट ब्यूटी पार्लर्स में गए। ऐसे ब्यूटी पार्लर्स में गए जहाँ पे फीमेल स्पेशली एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवा रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप अपनी नोज़ ठीक करवा रहे हैं, फिलर्स लगवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, इस तरह की जो भी प्रोसीजर्स हैं। अब हमने जब उनसे सर्वे किया और हमने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करवा रहे हैं, सो उनमें से 80.9% फीमेल्स ने हमें बताया कि उन्होंने किसी न किसी ब्यूटी ब्लॉगर को देख के, किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ये डिसाइड किया कि उन्हें भी ये वाले प्रोसीजर्स करवाने चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है मतलब कि सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट रखता है। एग्जैक्टली। फॉर इंस्टेंस देखें, हमारी जनरेशन में, इस जनरेशन में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे इस तरह के प्रोसीजर्स करवाने। हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स आप देखें वो उसमें उनमें नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली, दे वर ओके विद देयर फीचर्स, दे वर ओके विद द फेस दे हैड, ठीक है। अब देखें, जो आपके पास है उसको बेहतर करना में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी सेहत का वैसे ख्याल रखें, आप अपनी स्किन को वैसे फ्रेश रखने की कोशिश करें, लेकिन गोइंग अंडर द नाइफ दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। वो भी अब ये देखें, ये लोग करते हैं पेड प्रमोशंस, ठीक है। अभी किसी भी पार्लर में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो मोस्टली पेड प्रमोशन होते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आप अंडर द नाइफ जिस भी पार्लर में जाके जा रहे हैं, आर दे ट्रेन्ड पीपल? आपको पता है कि आप जो लेज़र्स ले रहे हैं या जो बोटॉक्स लगवा रहे हैं, जो फिलर्स लगवा रहे हैं, वो मेडिकली प्रूवन भी है या नहीं है? कौन सा, अभी आप देखें ये हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई ऐसा कोई पार्लर है जो कि ये सारे प्रोसीजर्स कर रहा है। एक तो ये इन लोगों को करने ही नहीं है, ये किसी ट्रेन प्रोफेशनल को करना है। ये सैलून्स में होता ही नहीं है, एस्थेटिक क्लिनिक्स पर होता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन वाले लोग करते हैं, पार्लर वाली बाजियां नहीं करती हैं। पार्लर वाली बाजियां नहीं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पार्लर वाली बाजियां भी करिए, और पार्लर वाली बाजियां जब ये कर लेती हैं फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं ऑब्वियसली। अब देखें, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आप इनको देखते हैं, आपको लगता है कि यार दे आर वेरी प्रिटी या दे आर लुकिंग फैबुलस, और वो लोग क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो जो सोसाइटी में और छोटे मोटे रेस्टोरेंट पार्लर्स बने हुए होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से करा लेती हैं। वो जहाँ भी जो उनको अवेलेबल फिर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ पे जाके करवा लूँगी। ज़ाहिर हर एक ने अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना। सो अब जब आप PR प्रमोशंस कर रहे होते हैं या आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर या इफ पीपल आर लिसनिंग टू यू, यू आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड बीइंग
मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपको ये भी देखना है कि आप जिन चीज़ों को प्रमोट करें क्या वो सूटेबल society है के कि लिए नहीं है, ठीक हाँ। है या नहीं है। आप जिन ठीक है। लड़कियों को बता रहे हैं कि अच्छा आपकी नोज़ ऐसी होनी चाहिए, हाँ। आपका जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए, क्या आपको ऐसी चीज़ें प्रमोट करनी भी चाहिए या नहीं करनी कि चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो हमारे साथ अक़दस वहीद मौजूद थी। अक़दस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि जो भी आप कर रहे होते हैं ये देखा करें कि आपकी मैसिव लेवल पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो आप जो भी इम्पैक्ट डालें अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश किया करें। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब के हवाले से कि जनाब हुकूमत पंजाब किस तरह की इनिशिएटिव ले रही है या ख़ास तौर पर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है। सबसे पहले तो हमने बात करनी है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लोकल बॉडीज़ होने की वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आसानी से जो है ना हल किया जा सकता है। तो उसका ड्राफ्ट आपको पता है कि 2024 में पेश किया गया और उसके ऊपर गुज़श्ता महीने, पिछले महीने ही बहुत ज़्यादा वाहवाह भी हुई कि जनाब अब दोबारा से शायद लोकल बॉडीज़ को बहाल कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट पेश किया गया, अब वो बात कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर क्या कोई मतलब और कार्रवाई हो सकी है उसको आगे लेकर जाने की वजह से, क्योंकि 2024 तो गुजर गया है, 2025 शुरू हो गया है, तो 2025 में इसका मामला कहाँ तक पहुँचेगा। और ख़ास तौर पर एक और स्टोरी है जिसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि काबज़ीन को ना खुली छुट्टी मिल चुकी है। अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की, तो वहाँ पर काबज़ीन से अराज़ी वागुज़ार कराने की जो मुहिम है ना वो दम तोड़ चुकी है। निजी और जितनी भी सरकारी ज़मीनें उनको वागुज़ार नहीं करवाया जा सका। इसके पीछे की वजूहात क्या है, इन ज़मीनों की मालियत कितनी है, इस पर भी हम साथ ही साथ बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर चीफ रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान साहब, सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कह ले कि कोई भी जमहूरी निज़ाम चलाना है तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इनको बहाल नहीं किया गया। बड़े मामलात भी हुए, बड़े ड्राफ्ट्स भी पेश किए गए, मुसव्वदे भी पेश किए गए, मुख्तलिफ चेंजिंग्स भी की। अब दोबारा से ये जब से पंजाब हुकूमत आई है इन्होंने ड्राफ्ट पेश किया, गुज़श्ता महीने बड़ी वाह भी उनसे मिली। क्या उसमें पेशरफ्त हुई है, सामने आई है? मनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। आज सुबह जब उठे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। हाँ। और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और साल का आज छठा रोज़ है और ज़बरदस्त चल रहा है। साल के पहले 6 दिन तो अच्छे गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। इसी तरह पूरा साल गुजर जाना है। इसी तरह भी मुकामी हुकूमतों का मामला है। अच्छा। 2018 के जो मेयर दौर आया और उसके बाद 2020 को ख़त्म हो गया। हाँ। अब 4 साल हो गए हैं, उसके बाद किसी को पता ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट्स है कि 5वां साल स्टार्ट हाँ, हो गया है। हाँ। और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो अंडर ब्यूरोक्रेसी हैं। अच्छा। और जो सिस्टम है सारा वो एक किस्म का इसको कह सकते हैं कोलैप्स हुआ हुआ है। ओके। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात होती है कि फंड्स जो हैं उसका जो इजरा है वो कैसे हो रहा है, क्या वो उसकी तकसीम ठीक हो रही है। क्योंकि फ़ंड्स की तकसीम जो है वो बड़ा इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल है। और जो मुकामी हुकूमतें जब बनाई जाती हैं, बल्दियाती इदारे जिनको कहते हैं, तो उसमें वो फ़ंड्स की तकसीम जो है वो ऑटोमेटिकली यूनियन कौंसिल की सतह पे होती है। इलेक्शन करवाने का मतलब यही होता है, जो रिस्ट्रिक्शन बन जाती हैं, हदूद हरबा बन जाता है। अब ये जब गवर्नमेंट आई फरवरी में तो इन्होंने कहा जी हम ना इसके कानून को फौरी तौर पर ऑन करें और नया ड्राफ्ट बनाएं, अच्छा कानून बनाएं और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। अब इस वाले से पिछले दिनों में आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में आई थिंक शुरू में गवर्नर हाउस में ही जो है ववेला किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो उसके फौरी बाद जो है वो कैबिनेट कमेटी ने इसका ड्राफ्ट भी पेश किया और मंजूर कर लिया। और उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाना था असम्बली में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। अब इसको तो बस ये धक्का शक्का ही लगता है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है मुकामी नहीं, तो किसने धक्का लगाना है? हालांकि इतना इम्पोर्टेंट रोल है, बिल्कुल ऐसे ही है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि तमाम जितने भी मुल्क हैं बाहर के, वहाँ पे ये इन हुकूमतों के बगैर जो है लोकल बॉडीज के ऊपर ही चलता है, वो हुकूमत चल ही नहीं सकती। मगर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे इसके बगैर सब कुछ चलाया जाए। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि निचले दर्जे पर मतलब हम कुछ अलग ही मिसालें कायम करते हैं। पूरे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, 12-13 करोड़ के लगभग है।
और अगर आप देखा जाए तो 9 डिवीजनल कमिश्नर हैं और 36 डिप्टी कमिश्नर हैं, 154 असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने पूरा ये सिस्टम पंजाब देखना है, पूरा सिस्टम संभाला हुआ है। और ये तमाम कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस सारा इनके अंडर हैं। और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आपको पता जी, शुरू वो हुआ है। भी साथ-साथ चल अब रहा है। 2024 में अगर देखा जाए तो 2024 के दिसंबर में जाकर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, पूरा साल गुजर जी। गया। चले ये कहते हैं कि जो चले। काम होना हो वो हो रहा हो तो फिर उसके लिए कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया बड़ा हुआ है। अच्छा सोचना अच्छा चाहिए। ये शुरू हो गया, अब काम बड़ी अच्छी बात है जी, हो रहा है। मगर बाकी जो काम है उसके लिए देखिए वो सब चीज़ें सामने लेकिन हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये लोकल बॉडीज भी एक्टिव होती तो ये काम और ज्यादा अच्छा होना था? देखिए वो ना एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के साथ, हाँ। लाइक माइंड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कौंसलर क्योंकि आप सतह उसी पे, मोहल्ले में रह रहे होते हो, खातीन विंग उसी होता है सारी उसमें, चीज़ों में रह स्पोर्ट्स रहे विंग होते हो, होता है, हाँ। लेबर विंग होता है, यानी कि हर तरह के जो लोग हैं ना उसमें 13-14 मेंबर होते हैं। वो तमाम लोग जो है वो एक दूसरे को समझ जाते हैं, साथ चलते हैं। किसी का कोई मामला होता है, मामला तो ये है किसी के लिए आसानी पैदा करना, सहूलत देना, रिसोर्स पैदा करना। अब मामला ये नहीं है कि किसी की इकॉनमी जो है वो उसको आप बंद कर दें और उसके बाद वो 4-5 दिन वो धक्के खाए और उसके बाद आप इकॉनमी को खोल दें। मगर ये किस तरह, तो ये तो इस तरह तो सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं ना। मगर ये मकसद ये कहने का है कि काम करने वाले काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो सिस्टम है वो बलदियाती इदारों के बगैर चल रहा है, जो कि मुकामी हुकूमतें हैं जिसके लिए तमाम जितने भी सिस्टम चल रहा है। बट हम कह रहे हैं कि सिस्टम जो ऑलरेडी जो चला रहे हैं ना उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए एक डिप्टी कमिश्नर जो डेडिकेटेड लोग हैं, अगर उनको वो चीज़ें दे दी जाएंगी, जैसे लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होंगे वो अपना काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी। अब यही मसला पिछले 4-5 साल से चल रहा है, खास तौर पे लाहौर में। जी, लाहौर और पंजाब पूरा फिर आ जाता है बीच में, क्या क्योंकि लाहौर को अगर देखा जाए पूरा पंजाब को देखा जाता है। बिल्कुल। अभी तक इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपनी जो है आरा जो है वो नहीं दे सका, यानी कि तजावीज़ आ जाती हैं, जब भी कोई बात होती है थोड़ी सी गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है उसके बाद, यानी कि ऐसे लगता है अगले दिन कि पिछले दिन कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अब देखिए मौसम इतना सर्द है इसलिए नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ये रवैये सर्द हो चुके हैं। देखिए अगर आपने किसी के घर जाना है तो जाना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चाहे कहीं पे भी है, किसी मुल्क में। तो अगर आपने नहीं जाना तो आपने साथ वाले घर से उठ के उसमें भी नहीं जाना आपने। तो अगर नहीं करना तो फिर तो ये मौसम सर्द की बात नहीं है। अच्छा। अब मकसद ये कहने का है कि अगर आपका ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है तो इसमें वज़ीर बल्दियात को खुद जो है वो आगे होने की ज़रूरत है इस वक्त। पंजाब को कहें, पूरा पंजाब है, मैं सुथरा पंजाब लेकर चल रहा हूँ। कल को सुथरा पंजाब में कहाँ कभी सरगोदा, कभी साहिवाल, कहाँ जाएंगे और कहाँ रिपोर्टिंग करवाएंगे, कहाँ के सीईओज़ को खींचेंगे, कहाँ पे आप। आजकल तो एक ही सिस्टम, आपने मीटिंग ऑन की है, सामने 35 सीईओज़ को ले आए, 35 डिप्टी कमिश्नर्स को ले आए, कमिश्नर को ले आए, वीडियो लिंक होगी। अब वीडियो लिंक पर जो आपने आई कॉन्टैक्ट करना है वो तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, वो तो आप सिर्फ उनके साथ बात कर रहे हैं, जी आपकी क्या रिपोर्ट है, आप सेंड करें, आपकी क्या रिपोर्ट है, आप सेंड करें, और रिपोर्टिंग के ऊपर हो रहा है। पता नहीं है। वो तो इस तरह जब आपका वहाँ पे नुमाइंदा होगा, सियासी नुमाइंदा होगा, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के का वर्कर होगा, जो वोट लेकर आएगा, वो अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपनी तहसील के लिए बड़े अच्छे तरीके से, और जो एक होता नहीं कोऑर्डिनेशन, जिस तरह हम कहते होते हैं कि जी इधर कमिश्नर बैठे हुए हैं, इधर जो है मेयर बैठे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ना लोगों को ज़्यादातर जो है इस वक्त काफ़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही उनकी ना। नहीं तो ऐसी इसमें क्या चीजें चेंज की जा रही हैं जो इतना ज्यादा इसको टाइम चाहिए? कान इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले। देखिए जो पहले से ऑलरेडी तश्कील शुदा ड्राफ्ट था या वो थी, उसको नहीं लेकर चल सकते? मेरा मसला है साफ पानी, बिल्कुल मेरा मसला है हेल्थ, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। मेरा मसला है शहर की खूबसूरती, जब मैं बाहर निकलूँ तो मुझे माहौलियाती आलूदगी ना गली की सड़कें सही बनी। मेरा मसला है कि खड्डे ना पड़े हों, मेरा मसला है कि गलियाँ साफ हों, मेरा मसला है मैं टैक्स पेड हूँ, मेरा मसला है मुझे कूड़ा नजर ना आए। यानी कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने आवाम को फराहम करनी है। अच्छा, मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम बहुत तेजी से कर रही है, बड़ी सख्ती करवा रही है, क्योंकि वो भी क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक भागते दौड़ते रहते हैं, और उन्होंने काम करना है और लोगों के मसाइल भी हल करने हैं, और एक बंदा कितना ज़्यादा जिद चोकर काम करेगा। उन्होंने तो काम भी कराना है, उन्होंने अपनी रिट भी कायम करनी है, उन्होंने बाकी मामलात भी देखने हैं। किसी के लिए कानून ये नहीं कि उन्होंने तब्दील कर देना है। अगर किसी का पकड़ा गया है कहीं और का, अब मुझे बताएं कि अगर कोई कहीं पे ऑपरेट होता है, फ़र्ज़ करते हैं तजावज़ात के खिलाफ
काफ़ी होता है और ये जो ड्राइव चल रही है उसमें आप बांगा मंडी का सामान लेकर आए हैं, तो वो बांगा मंडी से चलेगा बंदा सामान लेने, तो वो आउटफॉर रोड पे आएगा। अब इसमें भी बहुत सारे लूप होल थे जिनको प्लग इन किया गया है। अच्छा। मिसाल के तौर पर करप्शन थी थोड़ी सी, उसको ख़त्म किया गया, मगर ये एक अलग जो है चीज़ मामला है, हाँ। मगर मामला फिर वही आ जाता है कि हम बुखार उतारते जा रहे हैं, जिस वजह से बुखार चढ़ रहा है उसको नहीं हल कर रहे हैं। डॉक्टर को जाके बता नहीं रहे कि हमारा गला ख़राब है, हमें गले की दवाई दें, बुखार उतर जाएगा। अभी मुकामी हुकूमतें बनेगी तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें खुद एक और स्टोरी है ना, उसकी भी बात करनी है। जी बताएं। वो काबजीन वाली बात करनी है कि अभी तक वो मामला हल शहर नहीं हो पाया। में वैसे तो ज़मीन मिलती नहीं है और काबजीन के पास इतनी ज़मीन है, 30 लाख रुपए मरला, 50 लाख रुपए मरला है, तो इतनी ज़मीन सरकारी ज़मीन पर काबजीन। और ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये पीएचए की जगह है, ये महकमा जंगलात की जगह है, ये एलडीए की जगह है, ये एमसीएल की जगह है, ये फलाने की जगह है। अब ये इसके अलावा जो है निजी जो सेक्टर है जिनको हम सोसाइटीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी खाले बने होते हैं, वहाँ पे भी जगहों पे कब्जे हैं। अब ये चीज़ें जो है यहाँ तो हमें नज़र आती हैं, इनको नज़र नहीं आती हैं, इनको नज़र आती है तो ये कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं जाना, आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा। अब किसने जाना है ये हमें नहीं पता, मगर जो सुन रहे हैं उनको पता है, उन्होंने जाना है। अब मकसद ये कहने का है कि 2025 आ गया है। अच्छा। अभी आप देखें कि हमें आप माल रोड से अभी कभी शुरू होना, हाँ। तो आपको जो माल रोड का अगर आप जीपीओ चौक से आ रहे हो तो आपको वैसे ही हाल रोड नज़र आएगा। सही 2012, 13, 14, 2000 आप कहेंगे ऐसे ही था, यानी कि उसका कोई फसाद चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, ठीक है, हम बात करते हैं बाकू की जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, जो हम बात करते हैं तुर्की की, हम बात करते हैं लंदन की, अबू धाबी की, और ये ट्रेंड जो है हम उधर की बात इधर जब लेकर आते हैं तो हम अपने हाल रोड के फसाद को ठीक नहीं कर सके, हम अपने रीगल चौक को ठीक नहीं कर सके, हम आगे चले जाते हैं। हाँ। चलिए ये वो जगह हैं जिनका अपना मेरा ख्याल है कि हुकूमत का भी कोई इतना माइंड नहीं रहा। हुकूमत कहती है हम जरा थोड़ा सा बाहर चले गए हैं, अच्छा। माल्टोन की तरफ चले गए हैं, या जाकिबरा की तरफ चले गए हैं, एम मालक रोड की तरफ चले गए हैं, जोलाई रोड की तरफ। वो पता नहीं क्या वजह है कि इस इतनी वीवीआईपी रोड जो लिंक है आपके सेक्रेटेरिएट के साथ, बादशाही मस्जिद के साथ, लाइका पंजाब, सिंबल ऑफ पंजाब है ये, गवर्नर हाउस जो पंजाब का है, ये आपका पूरे पंजाब यहाँ पे आता है। तो आपका मेन गवर्नर हाउस वहाँ पे है, आपके असम्बली हॉल वहाँ पे है, आपका 90 और उसकी आर्टरीज का ये हाल है। तो वहाँ पे ना जो जब आप आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब से हम यहाँ से गुजर रहे हैं ना, इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक ऐसी बिल्डिंग इन्होंने नहीं तैयार की, इवन के वाल सिटी को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कोई ऐसी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। आप बिलीव करें, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि अगर आप रात को ये अच्छे तरीके से उसकी कुमकुमे लगाकर एक सहर तैयारी हो जाता है और आप 1947 में वापस जा सकते हैं। वो अच्छा, इवन कि आप जब यहाँ पे हुकूमत थी गोरों की, उस याद में जा सकते हैं, मेमोरी रिकॉल हो सकती है अगर ये इसके ऊपर जोर दे। मगर क्या है कि ना आपकी माल रोड ज़बरदस्त हुई, ना आपकी जीटी रोड जहाँ पे रेडी नजर आती है, काबजीन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा बरामदे भरे हुए हैं। अच्छा। आप हाल रोड पे चले हैं, सारे बरामदे भरे हुए हैं जो खाली हुए थे 2018 में। नहीं तो अब इतना वो किस तरह मतलब कह ले कि इक्विप्ड हो सकते हैं इतने काबजीन अंदर ही, गवर्नमेंट के अंदर भी तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आनी है, खाली हो जाने हैं। अच्छा, देखिए या तो वो भारी हैं या ये भारी हैं। देखिए तब भी तो डायरेक्शन आई, खाली हो गए, एक दिन में खाली हो गए। और अपनी आंखों से देखा हमने, हथौड़ा चला, क्रेनें चली, और वो ये नहीं कि कोई उन्होंने कोई, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वही चीजें हो गई। उसके बाद मेरा ख्याल डबल हो गया वही जो खाली जगह कराई वो डबल से भर गई। अब देखिए वैसे शाल भी नजर आता है, वैसे शाल भी नजर आता है, वैसे रीगल चौक नजर आता है, वैसे फिरोजपुर रोड नजर आता है। देखिए मैं कहता हूँ कि मतलब अगर गवर्नमेंट करवाना चाहे खाली तो वो करा सकती है। क्या कुछ नहीं, गवर्नमेंट से बड़ी क्या चीज होती है। तो इट मींस कि अभी गवर्नमेंट इस चीज को नहीं लेकर चलना चाह रही, इसलिए ये सारी मामलात हो रहे हैं। कानून तो गवर्नमेंट के मातहत नहीं है ना, हम सब कानून के मुताबिक ऐसे ही है, बिल्कुल तो गवर्नमेंट ने कानून के मुताबिक चलना होता है। अगर कानून के मुताबिक ये करवाई जा सकती हैं वागुजार तो ये जरूर होंगी, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ तक पहुंचता है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू
जागो लाहौर जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जितने भी वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि उम्मीदवार हैं और दाखिला करवाना चाहते हैं, तो उनको ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जनाब पंजाब के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, उसमें दाखिले शुरू हो चुके हैं, आज से शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। MBBS के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जो है वो 15 जनवरी तक जो है ना वो आप जमा करवा सकते हैं, और दूसरा जो सरकारी डेंटल कॉलेजेस हैं उसके लिए दरखास्तें 3 से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। ये जनाब बिलाखिर 3 महीने की ताख़ीर है, और उसके बाद अब ये मामला जो है ना ये आगे पहुंचा है। अब इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल पर ये सवालिया निशान भी बन गया है कि ये ताख़ीर का शिकार क्यों होते जा रहे हैं ये मामला, जिनको अर्जेंटली तौर पर जो है ना हल करना चाहिए। तो 3 माह के बाद जो है ना अब दाखिले खुले हैं, तो इसका कह लें कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसकी वजूहात क्या है कि ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ है, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मोहम्मद बिलाल अभी हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ही से बात करूँगी, क्या वजह हुई है कि 3 महीने की ताख़ीर हुई है ये मामले को? हालांकि हमें पता होना चाहिए कि जनाब ये मामला इन महीनों में हमारे दाखिले शुरू होने हैं, हमने सारी स्क्रूटनी करनी है, हमने मामला तय पाने हैं, फिर भी ताख़ीर का शिकार। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ जागो लाहौर का कि उन्होंने मुझे इस सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करने के लिए बुलाया। पहले मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि ये 3 माह की डिले नहीं है। अच्छा, 3 माह की नहीं है, ये 7 माह की डिले आएगी। वो कैसे कि सितंबर में ये दाखिले एक्चुअलाइज होने थे जी, सितंबर में स्टार्ट होता है नया सेमेस्टर। ठीक है, पॉलिसी को कहते हैं कि इट्स अ डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का ये फैसला था, आज से नहीं काफ़ी देर से, ठीक है, 22 से, ठीक है, कि हम सितंबर में पूरे पाकिस्तान के दाखिले हो जाएंगे। हाँ जी, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी अक्टूबर में। अब यहाँ से तो जो प्रोसेस है ये फरवरी में क्लोज होगा एक कंपोनेंट के लिए, हाँ जी, फिर वो दूसरा कंपोनेंट शुरू होगा। मीनिंग बाय ये एटलीस्ट बहुत अब जल्दी भी करे ना तो ये मार्च में शुरू होगा जाकर। अच्छा, अगर ये 7 महीने का है तो अब जब प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट देखिए, हमने प्रैक्टिकली एक सेशन लूज कर दिया है। अच्छा, ये एक जो सेमेस्टर, एक सेशन, एक पूरा सेशन, एक साल। ओ, क्योंकि जब ये 2.25 लाख बच्चा है अच्छा पंजाब का, अच्छा, और 1.5 लाख है उसका, तकरीबन 1,20,000 इसके सिंध का, इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। अब जब ये बच्चे डॉक्टर पर, क्योंकि दाखिला होता है तो PMD के साथ रजिस्ट्रेशन भी होती है साथ ही। हाँ, जब ये डॉक्टर बन जाएंगे तो इनका एक, जिसे कहते हैं कि इनका एक वो बनेगा ट्रांसक्रिप्ट। ओके, कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, कोई कहीं जाएगा, उन्हें जाके कहेंगे मैं किस जगह बैठूंगा, मैं सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, तो मेरा क्वेश्चन पहले कोई कैंडिडेट आता है मेरे पास, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि बेटा ये गैप आपका क्या है, कैसे जस्टिफाई करोगे? वो गैप जस्टिफाई नहीं करते। और यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि रिक्रूटमेंट के लिए, एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये सारी पेनल्टी इन बच्चों को पे करनी पड़ेगी। और जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। अभी आपने मुझे कहा, मैं आपसे 1 मिनट और चाहूँगा। जी जी, जरूर जरूर। देखें कि 18वीं तरमीम आई 2010 के अंदर जी, तालीम बना एक प्रोविंशियल चैप्टर, प्रोविंशियल कंपोनेंट। ओके, ये अजीब मुल्क है कि क्या तमाशा बना हुआ है। हेल्थ एंड एजुकेशन, वही कॉन्करेंस लिस्ट भी चल रही है, प्रोविंशियल भी काम कर रहा है, सेंटर भी काम चल रहा है। अगर ये इतनी मुसीबत है PMDC की, 27 साल से ये MD कैट का तमाशा चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 27 साल 1998 के अंदर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इसका फैसला किया था, और उसके बाद उसका 1-2 जस्टिफिकेशन थी। अच्छा, उन्होंने, जब मैं तो इसका पार्ट एंड पार्सल हुआ, मैं इसको देखा तो मैं उस वक्त सर्विस में भी था उस वक्त। ठीक है, तो ये अनाउंस किया कि जितने भी बोर्ड्स हैं, हाँ पंजाब के अंदर शुरू हुआ था जी, तो बोर्ड्स के अंदर बूटी माफिया है, अच्छा करप्शन चल रही है, अच्छा, डाइवर्सिफाइड रिजल्ट्स हैं। ओके, डेरा गाजी खां कुछ कह रहा है, वाह, लाहौर बोर्ड कुछ कह रहा है, उसका लायक बच्चा खत्म हो जाए, उसका नालायक बच्चा निकल जाता है। हाँ, तो ठीक है, उस वक्त एक जस्टिफिकेशन थी। फिर इसी गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया कि जी बूटी माफिया हमने इरेडिकेट कर दिया पाकिस्तान के अंदर से, पंजाब में ख़ास तौर पे। अगर बूटी माफिया ख़त्म हो गया, अब
ये जो टेस्ट दिया गया था उस वक्त ऐलान किया गया था कि ये यूनिवर्सल होगा। वन पॉइंट इन टाइम के ऊपर पूरी दुनिया, देखिए ना CSS का एग्जाम है, आप देते हैं सब लोग बच्चे, CSS के एग्जाम के अंदर बैठते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम दुनिया में कहीं भी होता है ना, वन पॉइंट इन टाइम विद ऑल पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू। निबा आपको भी वही पेपर आना चाहिए और हाँ, बिलाल को भी वो भी, मुझे भी आपको भी वही, बिल्कुल ऐसे आप ही अगर है। बलूचिस्तान में बैठे हैं तो आपको वही पेपर देंगे जी पॉलिटिकल साइंस का, बिलाल भी वही देगा, वो भी मैं दूंगा। बिल्कुल, बेशक मैं सिंध में बैठी हूँ या जी, पंजाब में बैठी हुई हूँ, अगर बिल्कुल। आपको सिंध के अंदर पेपर अलग दिया जाए ओह विद अ डिफरेंट डिफिकल्टी इंडेक्स, ओके बिलाल बैठा है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, इसको पेपर दिया गया है, उसका डिफिकल्टी इंडेक्स हो रहा और है, पंजाब वालों को और पंजाब वालों को हो रहा है, मेरा डिफिकल्ट है। अच्छा अब मुझे बताएं कि जब फैसला कर लिया आपने, ठीक नतीजा आ है, गया, ठीक है, तो यही PMDC एक नाअहलों का टोला, वो ये कहता है, ये डिसीजन करता है कि अब रिजल्ट मुनीबा का, शाहिद मलिक का और बिलाल बिलाल का, का। ये यूनिवर्सली पूरे पाकिस्तान के अंदर लागू है। बलूचिस्तान वाला बच्चा अपना रिजल्ट कार्ड, MD कार्ड का लेके आएगा, वो लेके आके पंजाब की मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेगा, ठीक है, पंजाब वाला सिंध में चला जाएगा। उसमें आपने क्या किया, आपने अनइक्वल प्लेन फिर क्रिएट कर दी है। ठीक है अनइक्वल प्लेन है ना जी, आपने उस पॉलिसी डाइवर्ट कर दिया। शुरू किस तरह हुआ, थोड़ा सा तो एक पॉलिसी थी, ये उसके बाद 27 साल का खेल है 1998 से अब ये 25 और साल। अभी तक इसको कोई और हल ही हम नहीं कर हम पाया। हर साल कहते हैं कि खुदा के लिए मुनीबा मैं डॉक्टर बनाऊं, मैं जी, प्रोफेसर बिल्कुल ऐसे ही है। बनाऊं, मैं हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर काम किया मैंने। बात यह है कि मैं तो सिर्फ FSC के ऊपर रिजल्ट बना था ना, आपने लोग माँ बाप की जेब पे डाका डाल रहे हैं, आप लोग बच्चों को ज़हनी मरीज बना रहे हैं आप लोग। बेशक ऐसे ही है, 3-4 रिट्टे हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, किसी ने टेस्ट दोबारा लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई पुराना ही चल रहा है, कोई नया चल रहा है। एक पेज पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इस पे भी मजीद बात करते हैं। बिलाल, आपको क्या लगता है क्या मामला है, ये पिछले 27 साल से इसको कोई हल करने की तरफ आई नहीं? मतलब जहाँ पर एक ही रूल लागू होना चाहिए वहाँ पे डिफरेंट अलग अलग सब किसी ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल मुनीबा, डॉक्टर शाहिद साहब ने बड़ा टेक्निकली चीज़ों को वाज़ह की है। बिल्कुल यही इशू है इसमें, चूँकि पंजाब में UHS लेता है, कराची में जामशोर यूनिवर्सिटी लेती है, बलूचिस्तान में कोई और इदारा लेता है, तो PMDC का तो बेसिकली काम भी यही है ना। अगर तो सेम डेट इन्होंने रखी थी 22 सितंबर, तो पूरे पंजाब में हो जाना चाहिए था, क्योंकि पेपर डिफरेंट था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ले रही थी। अब शाहिद मलिक साहब ने जो बात की बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बलूचिस्तान में जो पेपर जब आया था 22 सितंबर को, वहाँ के जो तलबा थे उन्होंने एहतजाज किया, जी हमारा एग्ज़ाम तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। अच्छा, तो उन्होंने फिर रिट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने स्टे दे दिया। तो हुआ क्या था, फिर जब कराची में हुआ, कराची में पेपर लीक का इशू बना कि हाँ। ये 14 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था, हाँ। सोशल मीडिया पे आ गया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ पे रिट कर दी कि ये पेपर ही दोबारा, या जिनके नहीं ठीक हुए हाँ। उन्होंने कह दिया जी पेपर ही दोबारा लें। अच्छा। तो इस तरह के मसाइल जब पैदा हुए थे, तो फिर उसके बाद PMDC को मजबूरन, चूँकि सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब डिसीजन आया तो PMDC ने दाखिलों को रोक दिया। उसका इफेक्ट फिर KP की और पंजाब को भी पड़ा, जो ये सामना करना पड़ा। तो ये इनकी मलिक साहब की बात बहुत ज़्यादा वैलिड है कि जब आपने एक अम्ब्रेला के नीचे एग्ज़ाम देना है तो फिर इसका एक ही पैटर्न हो, सेट पैटर्न हो, और उसी पे रख के तमाम सूबे उसी पे दें। बल्कि जब ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं, वो और दें, फिर इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी एक लहर आती है कि यार हमारा एग्ज़ाम मुश्किल तो नहीं आ गया। और ये अल्टीमेटली आती है, जब हम भी स्टूडेंट्स थे होता था, हम कहते थे यार या मॉर्निंग वालों का ठीक है या इवनिंग वालों का इतना मुश्किल आ गया। तो ये चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। दूसरा, मलिक साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि इसमें कोई शक नहीं है, MD कैट की पहले फीस मेरा ख्याल 3000 थी, अब उठा के मेरा ख्याल है उसको 10-15 हज़ार कर दिया, जी ज़्यादा कर दी, 16,000 कर दिया। तो अब ये देखें, जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं कि 1998 में MD कैट को जब शुरू किया गया था, उस वजह शुरू किया गया, तो उस वक्त जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो और थे कि ये बूटी माफी है। अब तो इतना एडवांस सिस्टम है, सर्कुलर कंप्यूटराइज सेंट्रलाइज सिस्टम है सारे, अब तो इन चीज़ों को अगर तो कंट्रोल कर लिया तो फिर मेरा ख्याल है MD कैट को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मैट्रिक FSC की बुनियाद पर आप बच्चों को आगे लेके आएँ। अच्छा। अगर तो आपको अपने जो बोर्ड्स हैं इन पे एतमाद नहीं है तो फिर आप MD कैट रख लें। अच्छा। अगर आपको अपने बोर्ड पे
अगर आपको अपने इदारों Colleges पे पे, हाँ। कॉलेजेस पे इतमाद है उनके रिजल्ट्स पे, तो फिर आप जो है MD कैट ना लें। तो ये इस पे दोबारा से मेरा ख्याल है मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो साल या मंथ ज़ाया हुए हैं ना, ये बच्चों के लिए हाँ। देखें आप MBBS आप कर रहे हैं, आप कोई मैकेनिक नहीं बन रहे, कोई मोटरसाइकिल नहीं आपने ठीक करना है, आपने बंदे ठीक करने हाँ, हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह के जब ये इतने मंथ ज़ाया होंगे बंदों की सेहत, हाँ। तो इसका इफेक्ट आएगा बाद में। देखें मलिक साहब ने कल जब बीमार होना है तो ये छोटे अपकमिंग जो डॉक्टर, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बात उनको कहता हूँ कि आप किस किस्म के डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं तो जिनका इलाज उन्होंने करना है। ठीक है, आप लोग तो अच्छे डॉक्टर थे, आप बिल्कुल डॉक्टर ऐसा ही के स्कूल है, में हाँ, पढ़े, आप लोगों ने मेहनत की, यकीन करें। अब जो आ रहे हैं अब वो एक पैसे लगवा के और आगे आ एक रहे दिन हैं। हमने ये टॉपिक करना है कि जो हमारे फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उफ उनकी अल्लाह। क्या कहानी है, वो कहाँ से पढ़ गए, वो फिर वो अलग से एक सेगमेंट हम करेंगे जरूर। तो ये सूरत हाल बड़ी ड्राउनी है, खौफनाक इतनी है कि आपको कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं मिलना। ये 2-4 साल 8-10 सालों के बाद जब हमने बुढ़ापे में मतलब फिर हमें दुआ करनी चाहिए कि बीमार ना हो, हाँ। हमें हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। तो इस वजह से इस सिस्टम को हमें ना बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, एक अच्छी सिस्टम लाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है अब UHS ने आज से जो दाखिले शुरू कर दिए हैं, होपफुली कि इसमें कोई अब जो है ना डिले ना आए, और ये कोशिश है कि ये मार्च तक जो है शुरू हो जाए ताकि बच्चों का एक सिस्टम चल सके। देखिए नुकसान तो सिर्फ स्टूडेंट्स का हो रहा है या फिर उनके वालिदैन का, जो इतना पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद आउटकम अच्छा है, और जो डिजर्विंग होते हैं उनको सीट्स ही नहीं मिलती हैं। इसका आउटकम के साथ, इस एग्जाम का आउटकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं अच्छा। है। ये टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, ये टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड नहीं है जो कहा जाता है, जो कहा जाता है, दोनों नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, आप इनके किसी एजुकेशनिस्ट को बुला लीजिए, मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को बुला लीजिए PMDC में से। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं, जब आप इंटरव्यू लिए MBBS डॉक्टर हैं, डिग्रियां लेकर आए हैं, और ऐसे लग रहा है कि किसी नॉन डॉक्टर को आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स है, मैंने तो इतने एग्जाम नहीं दिए। अच्छा, आपने इतने एग्जाम नहीं दिए थे अपने तौर पर? प्रोफेशनल दिया और ग्रिल करते थे, हाँ। ट्रेनिंग थी, हाउस जॉब थी, प्रोफेसर सारा दिन खड़ा रखता था, बैठो बेड के ऊपर खड़े हो जाके। ठीक है, यहाँ पर 200 मेडिकल कॉलेज है, 200, और जो आउटपुट निकलता है सालाना, मैं निकाल रहा था उस दिन, बिलाल ने मुझे फोन किया, हाँ। तो मैंने वो लिस्ट निकाली कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, और ऑन द एवरेज कितना इनका आउटपुट निकलता है। इट वाज 30,000 डॉक्टर्स निकल रहे हैं हर साल, और आगे कोई सिस्टम इनको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है? जगह ये ही नहीं है, एक जगह ही नहीं है। अलार्मिंग कहाँ जाएंगे वो? आप एक अलार्मिंग बेरोजगारी बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बन चुकी है अलार्मिंग। और जानवर के छोटे पप्स होते हैं ना, उनको एक कमरे में बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, हाँ। वो आपका गला काट देंगे। और इतनी यूथ आप बेरोजगार क्रिएट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पर। और मुझे पता है, माई सन रिफ्यूज टू बिकम डॉक्टर। उन्होंने कहा पापा आपको तो मैं देखता हूँ ये नहीं, बेटी मेरी बनी। अब बेटी के लिए अब मुझे, बिलाल को सारा पता है कि मुझे आज भी उसके छोटे छोटे कामों के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि आई एम सन ऑफ द लैंड, मैं सन ऑफ द सिस्टम हूँ। ये कोई इसकी भेड़ चाल की जरूरत नहीं है, ठीक है, हजारों प्रोफेशन ऐसे हैं, और इसने ट्रांसपेरेंसी लेकर आए और एक पेज पे तमाम हमारी चीजों को लेकर आए। पॉलिसीज ने बर्बादी ज्यादा की है, पॉलिसीज। और ज्यादातर जैसे आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बन गए, कॉलेजेस बन गए हैं कि वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उनको और सिर्फ कोई कंसर्न नहीं है Only कि वो earning। बच्चे का फ्यूचर बन भी रहा है, वो ब्राइट की तरफ जा रहा है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनको इससे कोई कंसर्न मैं नहीं है। मुनीबा आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूँ। अच्छा, आप 200 मेडिकल कॉलेजेस, 200 मेडिकल कॉलेज के अंदर एक क्वेश्चन दे दीजिए उन्हें कि जिसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अच्छा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, Okay। कि मैं वेरिफिकेशन भी करूंगी, Okay। या मेरा मीडिया वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, कि आपकी फैकल्टी पूरी है या नहीं। किसी की भी नहीं होगी। किसी की भी नहीं है मैं फिर चैलेंज करता हूँ, पब्लिक मेडिकल कॉलेज की पूरी नहीं है। अच्छा हमने तो कितने ऐसे पब्लिक देखें, कॉलेजेस देखे जहाँ पे VCs ही नहीं थे ना, तो फिर हम कैसे उनका स्टाफ का सोच सकते हैं कि उनका स्टाफ पूरा हो नहीं, सकता है जो कि यूनिवर्सिटियां, वो यूनिवर्सिटीज VCs के बगैर चल रही है। जी, और ये पहले बात करेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हाथी है, हाँ, हाथी के आप सूंड काटते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन ये हाथी है भी या नहीं, है कि नहीं है, ये यूनिवर्सिटियां है भी या नहीं। तो ये बिलाल इतना कॉम्प्लिकेटेड मामलात हो रहे हैं, तो ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या
खुदा ना खास्ता कभी उन्होंने बीमार नहीं होना, कभी उन्होंने हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने, उनके अजीज़ो कारब ने नहीं हॉस्पिटल जाना, खुदा ना खास्ता कभी भी ना हो ऐसा मामला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो जाती है। आपके हाथ में डिसीजन पावर है और आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उन्होंने बीमार नहीं होना, वो बीमार होंगे तो बाहर चले जाएंगे, पैसा उनके पास है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बेहतरीन अपना इलाज मौलजा मनपसंद डॉक्टर से वो करवा लेंगे। इशू ये है कि ये जितने भी मलिक साहब और आपने भी बातें की, ये चूँकि ये इस वक्त कहते हैं कि फैक्ट्री है पैसा बनाने की, और इससे बेहतर फैक्ट्री कोई भी नहीं है। ये बड़ा एक ओपनली मैं कह रहा हूँ। तो इसी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, मामला वो ये हो रहे हैं कि सिस्टम को, मेरिट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मनपसंद कॉलेजेस अपने मनपसंद, मैं एक मतलब होती है कि मतलब कुछ कॉलेजेस हमारे यहाँ पे मतलब 65% 62% बच्चों को भी डॉक्टर बना रहे हैं। तो सिचुएशन तो यहाँ तक पहुँची हुई है। तो ये तो खैर एक प्राइवेट कॉलेजेस वाले का तो अल्लाह ही हाफिज है, सिवाय कुछ दो चार को छोड़ के बकाया वो तो सब कहते हैं जी पैसा जमा कराएं आप और आप डॉक्टर बन जाए, बेशक आप नलायकी क्यों ना है। बिल्कुल। तो उसमें आपको पता है कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वहाँ पे लगता है, और आप कम से कम। तो उसके बात? बाद फिर बेरोज़गारी इतनी है कि अभी भी जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं वो वेले फिर रहे हैं। एक एडहॉक की जॉब आती है तो वहाँ पे 1000 एप्लीकेशन आई होती है। मतलब इतना इस वक्त भी पंजाब के अंदर 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बेरोज़गार है जो इस वक्त पंजाब के अंदर। अभी कितनी ब्रांडिंग होती है डॉक्टर्स की, कितने लोग आयरलैंड या लेफ्ट राइट में या दीगर ममालिक में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो है जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बेरोज़गारी है यहाँ पे। अभी सॉरी बिलाल, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मुझे पॉइंट भूल जाएगा। अभी आज से 10 दिन पहले रिजल्ट आया है पंजाब पुलिस कमीशन का, ठीक है, 900 मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट हुए। ओके, हाँ जी। मैं इसके ऊपर पूरा आई वॉज वन ऑफ द एडवाइजर्स में जाता था इसके इंटरव्यू। ओके, ये 12,000 बच्चे एप्लीकेंट थे इसके अंदर। अच्छा, 12,000 फॉर 900 सीट्स। 900 के लिए 12,000। और कमीशन ने रिजल्ट लिया, उन्होंने एट गो 4,400 पास किए। ओके, बाकी पास थे, नंबर कम थे, उनको निकाल दिया उन्होंने, उनका ये नहीं आ सकते। ठीक है। उन 4,500 या 5,000 में से 900 बच्चे को सीट मिली है। उन्होंने कहाँ जाना है, किसी ने चुविंडे जाना है, अच्छा, किसी ने बार वाले जाना है। अच्छा, 2 महकमे हैं ना, जो तो प्राइमरी के बंदे हैं। और दोनों रब्त नहीं आपस में। और दूसरी बात सिर्फ जुल्म ये है कि सिर्फ मनी मिंटिंग वाला काम है। 34 लाख फीस भी हुई है इस मुल्क के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब मुझे ये भी शक पड़ता है, मैं आपके रेफरेंस से कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि बिहाइंड द वॉल देखना चाहिए। अब ये किर्गिजिस्तान जाते हैं लोग पढ़ने के लिए जी, कोठियों के अंदर अकेडमियाँ खुली हुई हैं, सही, यहाँ के लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए उधर। पीएमडीसी ने वो अब बंद कर दिया और कहा जी वहाँ पर जाएंगे तो हमसे पूछ के जाएंगे। मैं एक तजवीज़ देता हूँ, ये मेडिकल कॉलेज आपने दुकानें खोली हुई हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी, एक मॉर्निंग शिफ्ट कर दीजिए, इवनिंग शिफ्ट कर दीजिए। अभी आप लेते हैं 200 मेडिकल कॉलेज के जितने स्टूडेंट, आप लेते हैं 8,000, इनको 14। अगर बड़ी स्कैर्सिटी है, जरूरत है, तो 16,000 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ सोचना पड़ेगा, ये आइसबर्ग है। ये अभी जो ऊपर कुछ और नजर आ रहा है, नीचे कुछ और है, सही है। आइसबर्ग का फिनोमिनन है कि ऊपर हमेशा इट्स अ 5% बिल्कुल जो प्रेजेंट करता है, नीचे 95 अलग हो रहा होता है। हाँ, और ये एक बर्बादी का एक आइसबर्ग मेडिकल एजुकेशन। तो इसका हल है कोई बिलाल हमारे पास? हल मुनीबा इसका यही है कि जो लोग ऊपर की सीटों पे बैठे हैं उनके बड़े असर रसूख हैं, और वो चूँकि जो माफियाज़ हैं वो निजी हो या कहीं भी हो तो उनको बड़ा मुकम्मल तौर पे शेल्टर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हम तो अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, जिस तरह आप ये इस पर हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे CM पंजाब को, PM पाकिस्तान को भी इस सूरत हाल को देखना चाहिए। ये एक मजाक नहीं था कि MD CAT का जो टेस्ट है ये 3 से 4 माह डिले हो जाए, ये
मुल्क की सबसे बड़ी जो डिग्री है एक, तो उसका जो है ये स्टार्ट ही 5-6 माह लेट हो तो बड़ा इन चीज़ों का इफेक्ट करता है। और MD कैट का हर 2 साल बाद 3 साल बाद पेपर भी लीक आउट होता है, तो इसका PMDC को बैठ के मुस्तंद हल निकालना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मलिक साहब ने 2-3 तजावीज़ दी हैं, कोई एक पैटर्न का सेट करके पूरे एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए, तो इस तरह के जो दिगर मामला या फिर इसको रेडिकेट कर दें, सिंपल इज दैट। अगर तो आपके जो चीज़ें हैं कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में माफिया नहीं आ रहा, तो रेडिकेट कर दें जिस तरह आपने बोला, या आपके बोर्ड्स बेहतर हैं, क्योंकि अगर इसको रेडिकेट करेंगे फिर बच्चों को पता होगा भी हमने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं, मैट्रिक में और FSC में अच्छे नंबर लेने हैं, तभी हम आगे जा सकेंगे। इसमें ये भी होता है कि मुनीबा कि इसमें जिनकी कसर यहाँ पे रह जाती है ना FSC में भी मैट्रिक में, तो यहाँ पे पैसे लगा के वो अपनी परसेंटेज को उसको, तो ये सारे मामलात है जो हमने जनाब बड़ी इन डिटेल में उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।